कैसे शो हो रही जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुश आमदीद। ज़ोन ऑफ एजुकेशन एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने 24वें ऑनलाइन बैच का आगाज़ करने जा रही है। मेरा नाम नईमुल्लाह फ़ारूकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बखर में मैं 2016 से असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। जोन ऑफ एजुकेशन बुक्स और हमारे जो व्हाट्सएप यूट्यूब चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पेज सर्विसेज दे रहा है पिछले 5 सालों से। तो आज का हमारा ये जो सेशन है, माइक अपने ऑफ रखेंगे। आज का हमारा ये जो सेशन है ये स्पेसिफ़िक है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लास्ट टाइम जो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स रिक्रूट की हैं वो 2016 में ऐड आया था, उसके बाद नहीं आया। तो अभी रिसेंटली एक डिबेट चली थी हमारी पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसके बाद हर तरफ से ये एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा था कि सीट्स आने वाली हैं और मोर देन 700 हैं हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की। तो मैंने वॉइस नोट भी किया था कि मैं जो सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस वजह से नहीं कि मुझे कंफर्म है कि सीट्स आ रही हैं। ये मैं सबसे पहले यही बात दोबारा आपको कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई मुझे कंफर्म नहीं है कि सीट्स आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा 5 साल से हमारी वाबस्तगी है पैडागोजी एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये चाह रहे हैं कि सर अगर फ़र्ज़ करें आ भी जाएँ तो उस वक्त तैयारी नहीं होगी, आप अभी से सेशन स्टार्ट करें। तो ये इकरा फाजिया काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। माइक अपना काइंड इकरा काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। मैंने एक दफ़ा ऑफ़ किया, दोबारा आप ऑन कर रही हैं, तो काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें। अब आप की छोटी सी गलती की वजह से इतने सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो बात मैं ये कर रहा था कि अभी भाई कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि सीट्स जुलाई अगस्त में आने वाली हैं, ठीक है। वही सोशल मीडिया का मैसेज है, ऑफिशियल सोर्सेज से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ कि वाकई आ रही हैं, ठीक है। बहरहाल पंजाब में हज़ारों की तादाद में ये सीट्स वैकेंट पड़ी हैं 2016 के बाद से अब तक इस पर कोई भर्ती नहीं हुई, और अल्लाह करे कि ये सीट्स अनाउंस हो जाएं, अल्लाह करे कि सीट्स आ जाएं। तो ये तो सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम बहुत से स्टूडेंट्स ने अब तक जो है ना मेरे से जो बार बार बातें पूछी हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले उन चीज़ों को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वो चीज़ें, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये होती है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। कौन एलिजिबल होगा, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर होगा, एज लिमिट क्या होगी। तो मैं अभी ये ऐड ही देख रहा था इस सेशन से पहले। मैंने कहा चले मुझे जो हमारा लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हुई थी तो उस वक़्त क्या रिक्वायरमेंट क्या थी, एज रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट क्या थी, वो मैं देख रहा था। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी ऐड शो हो रहा होगा। अब इसमें नोट कर लीजिएगा काइंडली कि जो मेल है ना, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस की सीट्स की दो कैटेगरीज़ होती हैं। एक होती है हेडमास्टर की और एक होती है सीनियर हेडमास्टर की। इसी तरह एक हेडमिस्ट्रेस की और एक होती है सीनियर हेडमिस्ट्रेस की। माइक काइंडली अपने ऑफ रखें, मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आई थिंक सो कि मुझे ये बात रिपीट नहीं करनी चाहिए और आप लोगों को भी समझ जाना चाहिए। तो हेडमास्टर के लिए जो उस वक़्त उन्होंने क्राइटेरिया रखा था 2016 में, ये जो लास्ट ऐड आया था इसका, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट थी वो थी मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो साइंस का है चाहे वो आर्ट्स का है, स्कूल का सब्जेक्ट है या स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मास्टर डिग्री विद बीएड या एमएड, आपके पास बीएड की डिग्री है, एमए एजुकेशन है, एमएड है, तो इनमें से कोई, तीनों में से कोई सी डिग्री भी है तो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीएस एजुकेशन में होता है, अब उनके पास अगर किसी भी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है तो उनका बीएस प्रोफेशनल के तौर पर कंसीडर हो जाएगा। ये एक पॉइंट क्लियर कर लें। नंबर 2 बात जो थी हेड मास्टर 17 के लिए एज लिमिट, तो जिसकी जॉब गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है, वो 35 साल उसकी एज है तो वो एलिजिबल टू अप्लाई था, ठीक है। यानी 35 साल एज रखने वाला मेल हेडमास्टर के लिए एलिजिबल था। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्लस उसमें जो उसकी गवर्नमेंट सर्विस है वो उसमें एक्सक्लूड हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें हेड मिस्ट्रेस की,
तो फ़ीमेल के लिए हेड मिस्ट्रेस की जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट साफ ज़रा दोनों की सेम ही होनी थी। एज का थोड़ा सा था यहाँ पे कि एज इन्होंने जो डिमांड की थी वो थी 38 ईयर, 38 साल तक। हेड मिस्ट्रेस 17 ग्रेड की सीट होती है, तो उसके लिए 38 साल तक की फ़ीमेल एलिजिबल थी। इस बार भी ऐसे ही होगा होपफुली। तो इसमें एक्सपीरियंस हेड मास्टर्स हेड मिस्ट्रेस दोनों पोस्ट के लिए रिक्वायर नहीं था, अब भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर हेड मास्टर या सीनियर हेड मिस्ट्रेस की। सीनियर हेड मास्टर या सीनियर हेड मिस्ट्रेस ग्रेड 18 की सीट होती है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका एमफिल होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में, आर्ट्स में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है या नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास एमफिल होना चाहिए। ठीक है। सेकंड डिवीज़न आपको पता है कि होनी चाहिए आपकी ये तमाम डिग्रीज़ के अंदर, जितनी भी आपकी हैं मैट्रिक से ऑनवर्ड, सॉरी मास्टर, और जो यानी जो एक एकेडमिक हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है प्लस प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो इनमें आपकी जो है ना वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। अब जहाँ पे जैसे एमफिल रिक्वायर थी, तो एमफिल में सेकंड डिवीज़न प्लस बीएड में भी आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। थर्ड डिवीज़न वाला एलिजिबल नहीं है। मैट्रिक और इंटर में है, बैचलर में है, तो उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन मेरिट में फिर मार्क्स आपको पता है कम मिलते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो एज लिमिट है ये फ़ीमेल की थी, तो 43 ईयर यानी 43 ईयर तक फ़ीमेल जो है वो इसमें यानी 5 साल का मज़ीद इजाफ़ा किया गया था कि फ़्रेश फ़ीमेल जिसकी उम्र 43 ईयर है वो सीनियर हेड मिस्ट्रेस के लिए एलिजिबल थी। ठीक है। मेल को आप कह लें कि इसमें उसमें 35 में जो है ना वो आप ऐड कर दें, जो इन्होंने 8 साल 35 में किया ना, तो इसमें 3 साल है 38 ईयर तक मेल जो है वो एलिजिबल थे। 38 साल एज रखने वाला मेल जो है वो उसके लिए एलिजिबल था। तो ये तो थी जी एज रिक्वायरमेंट। अब इसके लिए उस वक्त जो सिलेबस इसका था ना, उसके दो पार्ट्स है। 80% थी पैडागोजी एजुकेशन, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20% था जनरल नॉलेज। ठीक है। उसमें जैसे 1 पेपर MCQ में PPSC का पैटर्न होता है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो बहुत से लोग बार बार ये सवाल कर रहे थे, तो मैं उनको वेट कह रहा था, इसलिए कि मैं लाइव सेशन में सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा डिटेल के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अब इस बार क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसमें एक आई थी समरी अप्रूवल के लिए, एक प्रपोज़ल भेजा गया था कि सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकें जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस कम अज़ कम 5 साल है, वो हेड मास्टर और सीनियर हेड मास्टर के लिए वो एलिजिबल हो। वो अप्रूव नहीं हुई समरी अभी तक, वो प्रपोज़ल एज़ इट इज़ पेंडिंग पड़ा है। ठीक है। तो इसलिए होपफुली यही सारी रिक्वायरमेंट्स दोबारा होंगी, अल्लाह करें सीट्स आ जाएं। तो सीट्स का मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है कि वाकई आ रही हैं। अगर आ जाएंगी तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे आ जाए। ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करें आ जाए। हाँ, मैं क्यों ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखें अब मैं ये बात कह दूँ कि जी सीट्स आ रही हैं और आप सारे लोग जो है वो फ़ीस भी पे कर दें और सेशन भी स्टार्ट कर दें हम, और 2 माह के बाद फिर वही, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल खिलाए। 1 रुपया भी जो है ना वो झूठ फ्रॉड का और इस तरह की चीज़ों का आपके उसमें आपके पास ना आए, क्योंकि वो आ तो जाता है लेकिन फिर वो हक हलाल के भी बहुत सारों को साथ ले जाता है। तो इसलिए भाई क्लियर कर लें, जिसने सेशन ये हमने 3 दिन तो बिल्कुल फ्री है, उसके बाद जिसने ज्वाइन करना है अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करने का, ये सोच के कि सीट्स कंफर्म हैं मेरी तरफ से, ये सोच के ज्वाइन नहीं करेगा। चलें जी, अब हम मूव करते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आप में से बहुत से लोगों ने पहले ये डेमो सेशन लिए हुए हैं, मेरे लाइव सेशन भी लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो चीज़ें नई नहीं होगी, लेकिन कुछ जो जिन्होंने बिल्कुल पहली मरतबा हमें ज्वाइन किया है उनके लिए शायद कुछ चीज़ें नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही हमने इब्तिदा की और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जो है आज के इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन, इस आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले हम वर्ड एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया होगा, चाहे वो PPSC का, FPSC का या किसी भी कमीशन सर्विस का है। तो जो डेरिवेशन है ना, ओरिजिन है एजुकेशन वर्ड का, ये कोई 20 दफ़ा पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है। तो वर्ड एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्राम, ये क्राफ्ट ने एक रिसर्च की थी, उसकी स्टडी थी 1984 में, 1984 में। क्राफ्ट ये कहता है कि एजुकेशन के जितनी भी मेरी स्टडी है उसके मुताबिक ये 2 ओरिजिन मिलते हैं, 2 वर्ड्स मिलते हैं जहाँ से ये वर्ड एजुकेशन लिया गया, एजुकर एंड एजुकेयर। लैटिन वर्ड हैं दोनों, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, एजुकर एंड एजुकेयर। मेरी बुक जो है उसके अंदर एक लिस्ट भी मौजूद है, तकरीबन को 40 के करीब जो है ना वर्ड्स, उनके ओरिजिन और उनके मीनिंग की
जिनके पास है तो उन्होंने वो देखी होगी, जिनके पास नहीं है फिर हम उनको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर देंगे आगे जाके इंशाल्लाह ताला। तो ये जो वर्ड्स ओरिजिन और मीनिंग है, जैसे फ़िलासफ़ी है, साइकोलॉजी है, करिकुलम है, टेस्ट है, असेसमेंट है, एजुकेशन है, ये वो कुछ वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन मीनिंग अक्सर पूछा जाता है पेपर के अंदर, यानी तकरीबन 2 से 3 मार्क्स का पीपीएससी तो लाजमी पूछता है, उनमें एक ये भी होता है अक्सर। अब एजुकर का मतलब क्या होता है? ड्रा आउट, ब्रिंग आउट, लीड। ड्रा आउट, ब्रिंग आउट, इनका मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर ले आना, ठीक है, किसी चीज़ को सर बाहर स्क्रीन निकालना, शो नहीं हो रही किसी चीज़ को बाहर निकालना। मेरी तरफ से हो रही है, सर। आप अच्छा अपना वो कर लें, लीव करके ज्वाइन कर लें। ड्रा आउट, ब्रिंग आउट या लीड, ठीक है, ये इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा, एजुकेयर का मतलब क्या होता है? ऊपर लाना, ब्रिंग अप, ठीक है। ये जो पहली 3 लाइनें हैं ना, ये तकरीबन 20 दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं पास्ट पेपर्स के अंदर तकरीबन, ठीक है, ये फर्स्ट 3 लाइंस। तो एजुकेयर का मतलब क्या है? ब्रिंग अप, ऊपर लाना। एजुकर का मतलब क्या है? ड्रा आउट, ब्रिंग आउट या लीड। अक्सर ये अभी मैंने आपको उस दिन ग्रुप में भी ये भेजा था, एजुकेयर पूछ के मैंने ये ऑप्शन दिए थे, इसको नन में रख दिया था, और किसी ने भी नन टिक नहीं किया हुआ था, सब ने ये ऊपर वालों में से एक, किसी ने ये किया हुआ था, किसी ने ये, किसी ने ये, ठीक है। एक और स्टडी है वो ये कहती है कि एजुकेशन वर्ड एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेटम जो है ना, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग का हुनर, ठीक है। तो एक टर्म है एजुकोलॉजी। एजुकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सब्जेक्ट, एजुकेशन सिस्टम का जो मुताला है, इसको हम क्या बोलते हैं? एजुकोलॉजी बोलते हैं। अब एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, साफ ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को जब हम उसके ओरिजिन के बाद सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अब डेफिनेशन जो है ना एजुकेशन की, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि 194 ममालिक हैं जो यूनेस्को के साथ लिंक्ड हैं, तो ये सारे के सारे ममालिक जो है इनका ये फॉलो करते हैं फिर किसको? यूनेस्को को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूएनओ का एक ज़ैली इदारा है। तो इसकी डेफिनेशन है बड़ी स्मार्ट और कम्प्रीहेंसिव सी। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ का हासिल करना, हुसूल। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। अब नॉलेज क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को कहते हैं, ठीक है, फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन। अच्छा, स्किल्स क्या होती हैं? किसी भी काम करने का तरीका, हाउ टू डू समथिंग, ठीक है, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, ये स्किल्स होती हैं। महारतें जिन्हें हम कहते हैं, हुनर, महारतें। वैल्यूज़ कहते हैं एथिक्स को, गुड और बैड थिंग्स को। तो हम जो अक़दार हम सीखते हैं, अच्छी आदत सीखते हैं, बुरी आदत सीखते हैं, वो वैल्यूज़। बिलीव्स हमारे अकायद होते हैं, ठीक है, जो चीज़ हमें सही लगती है वो हमारे बिलीव्स होते हैं कि ये। और हैबिट्स हमारी आदत होती हैं, रेगुलर डूइंग्स हमारे, रेगुलर एक्शंस हमारे, वो हमारी हैबिट्स कहलाती हैं। यूनेस्को ये कहता है कि इन तमाम चीज़ों का हुसूल, नॉलेज का, स्किल्स का, वैल्यूज़ का, बिलीव्स का और हैबिट्स का हासिल करना एजुकेशन कहलाता है। इल्म आ जाता है, स्किल्स आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं, बिलीव्स आ जाती हैं, हैबिट्स आ जाती हैं। हमारा मसला पता है क्या है? एक बंदा है, उसने नॉलेज स्कूल में जाके हासिल नहीं किया, लेकिन उसने स्किल भी सीखी है, बड़ा हुनरमंद है। वैल्यूज़ बहुत अच्छा है, वो उसको सोसाइटी की इक़दार का पता है, अच्छे बुरे की तमीज़ है, छोटे बड़े का फ़र्क पता है, सही गलत की तमीज़ है, बिलीव्स बड़े अच्छे हैं, आदत बहुत खूबसूरत हैं उसकी। हम कहते हैं कि अनएजुकेटेड है। हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है उसमें हम उसको क्या बोलते हैं? अनएजुकेटेड। सिर्फ़ एक चीज़ की बेस पे, उसने स्कूल में जाके तलीम हासिल नहीं की, सिर्फ पहले पॉइंट की बेस पे, ठीक है। तो इसलिए हम आगे जाके इसको भी देखेंगे। बहरहाल, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, ये यूनेस्को ने डिफ़ाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है। अब थोड़ा सा अब इसकी हिस्ट्री को टच करेंगे, SDG 4 की हिस्ट्री को हम। तो आप में से कोई बता सकता है सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जी सर, एक चीज को एक्वायर करना और फिर उसको सस्टेन करना, मतलब काफी टाइम के लिए उसको जो है ना रिटेन भी रखना, उसकी रिटेंशन भी होनी चाहिए। कोई और बताना चाहे? सर, सस्टेन से मुराद टू मेंटेन, यानी कि उसको कंटिन्यूअसली, जिस चीज को सस्टेन मतलब यकसानियत हासिल लाई जा सके। कोई और? शाबाश। और ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखना किसी हद तक हम कह सकते हैं। जी बरकरार रखना सर, किसी चीज को हासिल करके उसको मेंटेन रखना काफी हद तक लिए, इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। चलें जी,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये जो इदारा है ना, यूएनओ का, यूनेस्को साइंस, एजुकेशन और कल्चर, इन 3 चीज़ों पे बड़ा अपना वर्क कर रहा है। साइंस, एजुकेशन, साइंस और कल्चर के ऊपर, ठीक है, इसका फोकस इन 3 चीज़ों के ऊपर है। 2000 के अंदर यूनाइटेड नेशन के 164 ममालिक ने, 164 कंट्रीज़ ने ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी डकार के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो हमारे ये बनाए गए थे MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2000 में, 2000 के अंदर। तो 164 नेशन के ममालिक के सरबराहान ने 8 गोल्स बनाए थे। कितने? 8। उनको माइक ऑफ रखें प्लीज़ बच्चों। किसका माइक ऑन है? बच्चे की आवाज़ आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। काइंडली ये रिक्वेस्ट की है आपसे कि माइक देख लें अब। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि 8 गोल सेट किए कितने ममालिक ने? 164 ममालिक ने, 164 नेशन ने, सेनेगाल के अंदर। इसको डकार कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो 8 गोल्स जो बनाए थे ना, उनका नाम रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम कहते हैं 1000 साल के मंसूबे को। 1000 ईयर प्लान क्या कहलाता है? मिलेनियम। तो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए कितने? टोटल 8 बनाए गए। कब बनाए गए? 2000 में। इनका टारगेट सेट किया गया कि हम 2015 तक ये सारे गोल अचीव कर लेंगे। ये 8 गोल से जो आपको नज़र आ रहे हैं, जनरल नॉलेज के लिए देखना चाहें तो देख लें। हमारा फोकस किस चीज़ के साथ होगा? एजुकेशन के साथ। तो जो दूसरा गोल था ना, MDG 2, ये था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल, हम जैसे कहते हैं ना, पानी एक यूनिवर्सल चीज़ है कि हर जगह मौजूद है। इसी तरह यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या होगा? उसका भी मतलब ये होगा कि हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन हासिल करे। ये फोकस था उन 164 ममालिक की, उनको उस कॉन्फ्रेंस का और उस कॉन्फ्रेंस के गोल 2 MDG 2 का। ठीक हो गया। अब इसको बहुत मुख्तसर में कर रहा हूँ। 2014 तक सारे पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक में इसमें काम चलता रहा और कई एक्शन प्लान भी बने वगैरह वगैरह। लेकिन 2014 में एक रिव्यू मीटिंग ली गई, उसमें ये देखा गया कि इनकी अचीवमेंट नहीं हो सकी खातिर खा। फिर इसको क्या किया गया? दोबारा ये ममालिक इकट्ठे हुए। अब 193 ममालिक हो चुके थे 2015 में। 2015 में, फिर 14 में रिव्यू हुआ, 15 में दोबारा ये इकट्ठे बैठे। इन्होंने ये सोचा कि ये जो गोल्स हैं ये अचीव नहीं हो रहे। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि गोल्स का नेम चेंज किया। मिलेनियम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा। सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ है? कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसी चीज़ की, यानी यूँ समझ लें आपका किसी चीज़ का मुनासिब इस्तेमाल, उसके तहफ़्फ़ुज़ की, उसके बका का ख्याल रखना। ठीक है। अब यानी इसका मकसद ये होता है कि जैसे हम पानी की बात करें, तेल की बात करें, या आप बाकी ज़ख़ायर रिसोर्स की बात करें, तो इनको इस तरह से हम इस्तेमाल करें कि एक्सेसिव यूज़ ना हो, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज़ें फिर जो है ना वो ख्वाहिशात ही ना रह जाएं कि काश हमारे बड़े हमारे लिए ये चीज़ें छोड़ जाते। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। अच्छा, एक तो नाम चेंज हुआ। दूसरा, इसमें 8 थे, इसमें 17 गोल्स बनाए गए। तीसरा, ये 2015 में टारगेट अचीव होना था, इसका टारगेट ईयर रखा गया 2030। अभी भी पाकिस्तान के जितने भी एजुकेशनल प्लान हैं उसमें SDG 4 पे फोकस्ड है हम। ठीक है, कि 2030 तक हमने अचीव करना है। इसमें गोल 2 एजुकेशन से रिलेटेड था, तो इसमें गोल 4 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें गोल 2 का टाइटल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और इसमें गोल 4 का टाइटल है क्वालिटी एजुकेशन। तो ये अब टारगेट हमारा कौन सा सेट किया गया 2030 तक? तो इस जो SDG 4 है ना, ये वाला, इसके अंदर एजुकेशन को कैसे डिफ़ाइन किया गया 2015 में? वो डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, ये वाली डेफिनेशन जो है ना SDG 4 के अकॉर्डिंग है। जी, क्या पूछ रहे थे आप? जी सर, मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ पर जो है ना MDGs में जो है ना प्राइमरी एजुकेशन था, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन सेकेंडरी हुआ या वही प्राइमरी है सर? नहीं, प्राइमरी नहीं, इसमें सारी एजुकेशन ओवरऑल। इसमें प्राइमरी, सिर्फ प्राइमरी की बात नहीं की गई। इसके आगे सब गोल्स हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके देखेंगे SDG 4 के। तो उसमें प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी सारी जो लेवल्स हैं वो शामिल हैं। अब ये एक जनरल सी डेफिनेशन है एजुकेशन की। ये डेफिनेशन है कि एजुकेशन इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, या एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस आर इंडिविजुअल्स
बाय एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। वही बात कि एजुकेशन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। कैसे? नॉलेज से, स्किल से, वैल्यू से, बिलीव से और हैबिट से। वही जो अभी हमने बात की है यूनेस्को की डेफिनेशन की। अब हम ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं? फॉर्मल मीन से, यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। इनफॉर्मल से, फैमिली से, फ्रेंड से, सोशल मीडिया से। नॉन फॉर्मल मीन से, ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करके। वर्चुअल मीन से, इंटरनेट की एजुकेशन, जैसे इस वक्त आप जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ये वर्चुअल मीन कहलाएगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ अ process of holistic development of individuals by acquiring knowledge, skills, beliefs and habits through formal, informal, non-formal and virtual means। ठीक है, तो इसमें जो मेजर फोकस होता है ना एजुकेशन का, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही होती है। अच्छा, इन तीनों को आप में से कोई जानता है? सुकरात और अफलातून और अरस्तु को? जी, कहाँ के रहने वाले थे ये? जी शाबाश। सर एथेंस ये के, यूनान के एथेंस ग्रीक के। यस, यूनान के रहने वाले। एथेंस शहर का नाम था, और ये जो है ना ग्रीक यूनान जो है वो उसके ये थे फिलोसफर। आप किसी भी एजुकेशन का कोर्स पढ़ेंगे, आप फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, आपको इन तीनों का नाम मिले। इन दोनों का तो लाजमी मिलेगा ना, और तीसरे एरिस्टोटल का भी मिलेगा। ठीक है, तो सुकरात जो है ना, ये सोक्रेटिस था इन सब का टीचर। सबसे पहले सोक्रेटिस था, फिर इसका स्टूडेंट प्लेटो था, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था, एरिस्टोटल का स्टूडेंट जो है वो अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म था। अच्छा, ये जो है ना इनका जो सीक्वेंस है, तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। हु वाज अ फादर ऑफ सोक्रेटिस, हु वाज अ फादर ऑफ या टीचर ऑफ प्लेटो। प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस, यानी यूँ पूछा जा सकता है कि प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है, या सोक्रेटिस द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस वाज, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो ये सीक्वेंस एक याद रखेंगे। तो हम भी एजुकेशन की डेफिनेशन में इनसे स्टार्ट करते हैं। आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं, ये जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई है ना बाकायदा एक तालीमी इदारे के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्कूलिंग स्टार्ट की थी ना एक बाकायदा तालीमी इदारा बना के, वो इस बंदे ने की थी, प्लेटो। इसने जिस अपना स्कूल बनाया था ना, उसका नाम इसने रखा था एकेडमी। उसका नाम इसने क्या रखा था? एकेडमी। फिर इसके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने भी इस तरह एक इदारा बनाया, तो उसने उसका नाम लाइसियम रखा था। ठीक है, तो अब सोक्रेटिस की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन हम देखते हैं। इस बंदे को जानते हैं आप लोग? इसको जी, क्या नाम है इनका? जी हाँ सर, अब्दुल सत्तार ईदी। हाँ, अब्दुल सत्तार ईदी। अच्छा, ये किस चीज़ की पिक्चर है? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन की। सोक्रात ये कहते हैं, सोक्रेटिस ये कहते हैं कि एजुकेशन बेसिकली किसी भी इंसान के जहन के अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं। उन छुपी हुई सलाहियतों को ये ब्रिंग आउट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ब्रिंग आउट। ठीक है, तो ये देखें, एजुकेयर मीन ब्रिंग आउट। तो यही सुकरात ने भी यही बात की। उसने कहा कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। ठीक है, कि हर इंसान के दिमाग के अंदर यूनिवर्सल यानी अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, हर बच्चे के, हर इंसान के दिमाग के अंदर अच्छाइयाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, उन औसाफ को, उन सलाहियतों को बाहर निकालने का नाम, लेटेंट मीन छुपी हुई, वैलिड मीन एक्यूरेसी, अच्छाई, तो बाहर निकालने का नाम क्या है? एजुकेशन है। ठीक हो गया। तो इसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि इस बंदे को हम ले सकते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हुई थी, इसने अपनी सलाहियतें यूज़ की। ठीक है, जो इसके जहन के अंदर, जो इसके दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने औसाफ रखे थे, उसने इनको प्रैक्टिकली करके दिखाया। तो ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन इज़ नाउन एज एजुकेशन। दूसरी जो डेफिनीशन है वो है प्लेटो की। प्लेटो ने कहा कि दो चीज़ें, ह्यूमन माइंड एंड बॉडी की डेवलपमेंट जो है ना, ये एजुकेशन कहलाती है। आगे जाके हम देखेंगे कि इसने माइंड के ऊपर एक थ्योरी भी दी है जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है, जो कि बॉडी के अगेंस्ट थी। तो डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी की जो नशोनुमा है, डेवलपमेंट, आप अपने जहन की भी नशोनुमा करते हैं, अपनी बॉडी की भी, तो ये आपकी क्या कहलाती है? एजुकेशन। ये प्लेटो की डेफिनीशन है। उसके बाद आता है जी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने
जो एजुकेशन डेफिनीशन ऑफ एजुकेशन दी है वो बड़ी मज़ेदार है। इस बंदे को जानता है, इस बच्चे को? जो क्रिकेट देखते हैं खेलते हैं उनको पता होगा, मैंने ये इशारा दे दिया, शाबाश। बाबर आजम। बाबर आजम। ये छोटा सा बच्चा बाबर आजम लग रहा है, ये बाबर आजम का अब्बा है जी, ये बाबर आजम खुद है, ठीक है जी, ये बाबर आजम है, ठीक है, ये बचपन। तो अब पहले बाबर आजम वाली डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन। एजुकेशन एक ऐसा अमल है जो किसी भी इंसान को इस तरह ट्रेन करने का नाम है, टू फुलफिल इज़ एम, ताकि वो अपने मकासद को पूरा कर सके। कैसे? बाई एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ से मुराद यहाँ पे अपनी सारी सलाहियतें, अपनी तमाम तर सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए, टू फुलिएस्ट एक्सटेंट एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के एक मेंबर के तौर पर अपनी तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने ख्वाब की जो तकमील है उस तक पहुँचने का नाम, ख्वाब तक पहुँचने का नाम जो है, अपने मकसद तक पहुँचने का नाम एजुकेशन है। यानी किसी शख्स को इस तरह आप ट्रेन करें कि वो अपने मकसद तक अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करके पहुँच जाए, यही एजुकेशन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है साउंड माइंड। साउंड से मुराद हेल्दी, नॉरिश्ड, ठीक है। तो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी दिमाग की नशोनुमा, एक मस्बत दिमाग की नशोनुमा, ये एजुकेशन कहलाती है। आखिरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जोहन डेवी, फादर ऑफ प्रोग्रेसिविज़म, फादर ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मेथड्स। आपका जो हमारा जो मौजूदा करिकुलम है, हमारी जो मौजूदा पॉलिसी है ना 2009 है, तो उसमें जो टीचिंग मेथड रेकमेंड किया गया था ना 2009 की पॉलिसी में, वो यही किया गया था, एक्टिविटी बेस्ड। इसी तरह हमारा जो सेकेंडरी लेवल पे अब आके ख़त्म हुआ है, हमारा 2006 का करिकुला चल रहा था, उसमें जो मेथड बताया गया था वो भी क्या था, एक्टिविटी बेस्ड मेथड। अभी हमारे यहाँ जो चल रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम सिंध के अलावा बाकी सूबों में, तो वो सारे का सारा एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे है, ठीक है। और इसके बाबा जो है वो जोहन डेवी हैं। जोहन डेवी अमेरिकन थे, ठीक है। तो इसने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत फेमस हैं इस हवाले से। और आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस था ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम थे। क्यों? क्योंकि उनकी हुकूमत हमारे ऊपर रही थी। ब्रिटिश का जो आज भी जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिकल टीचिंग हो रही है ना, प्रैक्टिकल टीचिंग से मुराद यह कि हमारे क्लासरूम पढ़ने में थीरीज़ के अंदर, बुक्स के अंदर, पॉलिसीज़ प्लान के अंदर तो हैं स्टूडेंट सेंटर्ड। एक्चुअल में हमारे क्या स्टूडेंट सेंटर्ड हैं क्लासरूम्स? आपसे सवाल है, आप सबसे जी, क्या है? सर मोस्टली स्कूल्स में नहीं है, लेकिन जो न्यू अपॉइंटीज हुई हैं प्राइमरी स्कूल्स में, अब किसी हद तक एईओज़ ने कवर कर लिया इस चीज़ को। वो आप ना, मतलब ये है कि एक दो स्कूल्स को जनरलाइज तो हम नहीं कर सकते ना। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में ये चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें नहीं है। हाँ, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी। बहरहाल हम डिबेट में नहीं जा रहे। तो अब जो हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम है वो भी क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड। हाँ, मैं जो बात कर रहा था कि हम ब्रिटिश उससे सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड थे, तो उनका, ब्रिटिश का, इंग्लैंड का आज भी जो है ना एजुकेशन सिस्टम वो क्या है, स्टूडेंट कंट्रोल्ड नहीं है, टीचर कंट्रोल्ड है, ठीक है। अमेरिका उसके उल्ट चलता है। अमेरिका का क्या है, स्टूडेंट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम है। माइक को किसी को ऑन ऑफ रखें। अब हम चूँकि इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं तो इसलिए हम अब ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, रिकन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना, ठीक है। अब एक बच्चा है ना, उसने कोई आर्ट पहली दफ़ा बनाई या उसको उसके टीचर ने सिखाई, तो कुछ दिनों के बाद क्या उसके अंदर अगर वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्या उसमें इजाफा, बेहतरी आ जाती है कि नहीं आती? या वो अपने बाज़ों का स्टूडेंट अपने टीचर से भी अच्छी चीज़ बना लेता है कि नहीं बना लेता? सवाल है आपसे जी। सर बना लेता है, इसी को कहते हैं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी कि जो उसने चीज़ एक्सपीरियंस की है ना पहले, तो उसको इस तरह से वो रिकन्स्ट्रक्ट करता है, दोबारा करता है या करके दिखाता है कि वो पहले से बहुत बेहतर होती है। तो ये एजुकेशन की सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दी थी जॉन डेवी ने। अब एलिमेंट्स एंड फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्स किसको कहते हैं? कोई चीज़ किसी चीज़ से मिल के बनी होती है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फंडामेंटल एलिमेंट्स एजुकेशन के 4 हैं। अब सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, इसके पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
कि हमने इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करना है। अल्लाह ताला कामयाबियाँ दें आप सबको, आमीन। तो अब ऑब्जेक्टिव मकासद होते हैं, उनके लिए फिर करिकुलम बनाया जाता है। उन ऑब्जेक्टिव, मिसाल के तौर पर बच्चे नमाजी हो जाएं तो नमाज का चैप्टर शामिल किया जाता है इस्लामिक स्टडी के अंदर। उसमें नमाज पढ़ने का तरीका, वज़ू का तरीका, जो फंडामेंटल्स हैं नमाज वज़ू के, वो सारे के सारे जो है ना वो बताए जाते हैं। उसमें पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले की सज़ा जज़ा भी बताई जाती है ताकि बच्चे की आदत बन जाए। ये एक ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए करिकुला बनाया गया, इस्लामिया शामिल की गई। अब तीसरे नंबर पे आता है कि उसको बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। बुक तो बन गई है, तो उसको टीचर पहुंचाएगा कैसे? पैडागोजी से, टीचिंग मेथड से। पैडागोजी से मुराद टीचिंग मेथड होता है। और फिर एंड ऑफ द ईयर हम उसको एवेलुएट भी करेंगे, जज भी करेंगे कि क्या बच्चे ने वो चीज़ एक्वायर कर लिया जो हम चाह रहे थे या नहीं की। तो 4 कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव, करिकुला, पैडागोजी एंड एवेलुएशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन के ऊपर। हम बेसिकली देयर आर 4 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की 4 फाउंडेशंस होती हैं, फ़िलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी लिखी हुई हैं, 7-7, 8-8, बट हम जो है ना वो ये 4 जो है ना इन पे फोकस कर रहे हैं, यही फंडामेंटल्स हैं। तो फ़िलोसफी से मुराद अभी हम सुकरात, अफलातून और अरिस्टोटल देख रहे थे। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, तो इनको देख रहे थे। वो तीनों फ़िलोसोफ़र थे। अब उन्होंने अपनी एक फ़िलासफ़ी दी, उसने उन्होंने बताया कि ये टीचिंग मेथड होना चाहिए, ये करिकुला होना चाहिए। तो फ़िलासफ़ी हमें बताती है क्या चीज़? आइडियाज़ बताती है। फ़िलासफ़ी हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन बताती है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि आपके बच्चे की एज ये। अब देखें, तीसरी क्लास के बच्चे को अलजबरा हम पढ़ाते हैं? कभी भी नहीं पढ़ाते। क्यों? उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आपने कभी सुना देखा होगा कि चौथी क्लास के बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाई जा रही हो? नहीं, जनरल साइंस बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्यों? उसकी एज के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि एज अप्रोप्रिएट करिकुलम। आप देखें, आप में से कभी किसी ने ये सुना हो कि ईसी का नर्सरी के बच्चे को आप उसको रिटर्न ऐसे लिखवा रहे हो? कभी भी नहीं करते हम, बल्कि उससे तो रिटर्न हम लेते नहीं हैं, या तो उससे वो चीज़ें फिल करवाते हैं, ठीक है, कोई उसमें सीक्वेंस बनवाते हैं, कोई मैचिंग होती है, सिर्फ मैक्सिमम मैचिंग करवाते हैं उस बच्चे से, ठीक है। लिखवाई वाला काम नहीं होता, हम उससे वर्बल टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान उसका ज़ुबानी होता है। क्यों? एज अप्रोप्रिएट। तो ये चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं हमें? ये हमें बताती है साइकोलॉजी। फिर आता है जी सोशियोलॉजी। यस, फिर आता है जी सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से मुराद हमारी जो सोसाइटी है ना जी, ये है। अब जैसे देखें कि हमारा एक गाँव है ना, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो जज हैं। तो पूरे के पूरे लोग लगे हुए हैं, बच्चे, फैमिलीज़ लगे हुए कि हमने अपने बच्चों को इसमें इसी जुडिशरी फील्ड के अंदर आगे पहुंचाना, जज बनाना है। और हैं भी सही काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो उस फील्ड में चल रहे हैं। तो सोसाइटी की इस तरह, ये तो एक गांव की बात मैं कर रहा हूँ ना, इस तरह एक ज़िला है, एक सूबा है, एक मुल्क है, तो उसकी भी कुछ डिमांड्स होती हैं। वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे आईटी की फील्ड के अंदर आ जाएँ, फार्मिंग में आगे जाएँ, टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाएँ, ठीक है। तो इसी तरह उनके जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है ये कम हो, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन जो है, इंटेग्रिटी वो डेवलप हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी की डिमांड होती हैं, तो वो चीज़ें करिकुला के अंदर शामिल की जाती हैं एजुकेशन में। हिस्ट्री का बड़ा रोल है। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, ढाका और पंजाब यूनिवर्सिटी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी बेचारी हमारी ये टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का काम करती रही है, ये उसका करिकुलम बनाने का काम कराती रही है, ये एग्ज़ामिनेशन का काम करती रही, यानी सारे काम ये बेचारे करते रहे। तो इस तरह और भी अगर हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बात करें, तो हर एक चीज़ का हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं पे रोल होता है। तो ये 4 फंडामेंटल हमारी फाउंडेशंस होती हैं। उसके बाद है जी मोड्स ऑफ एजुकेशन। आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है ना, तो आप के पास 3 ऑप्शन है। या तो आप बाई एयर जाएंगे, या आप बाई रोड जाएंगे अपनी गाड़ी पे, प्राइवेट पे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अच्छी गाड़ी दे, अच्छी जॉब दे, आमीन। तो या फिर तीसरा ऑप्शन होता है कि अगर कोई ट्रेन जा रही है तो आप उस पर जाएंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, पैदल जाने वाला अब ज़माना नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई चीज़ हासिल करनी है या कहीं तक किसी चीज़ तक पहुँचना है ना, तो किस ज़रिए से जाएंगे, इसी का नाम होता है मोड, ठीक है। इसी तरह अब हमने एजुकेशन एक्वायर करनी है भाई, हमारा टारगेट इस्लामाबाद से लाहौर जाना नहीं है, हमारा टारगेट है कोई नॉलेज, वैल्यू, स्किल सीखना। तो वो हम किस चैनल के ज़रिए सीखेंगे? अब इसके लिए 3 मोड्स होते हैं। अ वे आर मैनर इन विच समथिंग अकर आर एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड आर डन इज़ नाउन एज मोड।
फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड, ये सबसे आसान है। और इंटरव्यू वाले शायद आज कुछ लोग मौजूद होंगे इस लाइव सेशन में, तो उनको भी मैं बताता चलूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, ये पेपर में भी पूछा जाता है अक्सर। आप देखें फॉर्मल, सबसे पहले हमने नॉलेज, वैल्यू, स्किल सीखनी है तो बच्चों को भेज देते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो अपने वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे में भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, स्कूल तो गए ही नहीं है, तो हमारे यहाँ फॉर्मल एजुकेशन को बहुत तरजीह दी जाती है। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये टेक्स्ट बुक है 5वीं की, ये स्कूल है, ये बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, ये डिग्री हासिल करके जो है ना जनाब वाला वहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन को पढ़ने से पहले आप अपने माइंड के अंदर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रखेंगे। ऐसा निज़ाम तालीम जहाँ पे बाकायदा स्कूल, कॉलेज यानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इदारा मौजूद है, उसके अंदर उसके बाकायदा ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाकायदा उसका करिकुलम है, उस इदारे के अंदर जाके, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके फ़ुल टाइम तालीम हासिल की जाती है। उसके बाकायदा रूल्स, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके एडमिशन के, विड्रा के, एग्ज़ाम में बैठने के, ठीक है। बाकायदा उसका इम्तिहान होता है, बाकायदा डिग्रीज़ अवार्ड की जाती हैं और बाकायदा उसके लिए तालीमी इदारे मौजूद होते हैं। ये होता है फॉर्मल, ठीक है। तो जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ मदारिस ऐसे हैं, ये मदरसा मैंने लिखा हुआ है, इससे मुराद कुछ मदारिस ऐसे हैं जैसे वफाकुल मदारिस, जहाँ पे बाकायदा स्कूलिंग भी साथ दी जाती है, जैसे हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर दी जाती है। तो इस फॉर्मल एजुकेशन के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मुराद पब्लिक, प्राइवेट यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों आएंगे यहाँ पे। ये तो हो गया फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। दूसरी होती है जी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आपने देखा होगा कि आपके गांव के अंदर किसी एनजीओ का कोई स्कूल है, ठीक है, किसी घर के अंदर कोई बच्ची पढ़ा रही है अपने गांव की बच्चियों को, ठीक है, या कोई मेल पढ़ा रहा है बच्चों को किसी दरख्त के नीचे, किसी फुटपाथ के साथ, ठीक है, दरख्त के नीचे या किसी छप्पर के नीचे, इस तरह का कोई निज़ाम भी होता है जहाँ पे जिसका बाकायदा कोई वो इदारा नहीं होता, वहाँ पे टीचर जैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं उस तरह के टीचर भर्ती नहीं किए जाते, ठीक है। इन बच्चों का इम्तिहान जैसे गवर्नमेंट के बच्चे देते हैं उस तरह का नहीं होता, इनके स्कूल अब खुद इम्तिहान ले रहे होते हैं, ठीक है। या दूसरी एग्जांपल इसकी आप ले सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप घर बैठे कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप जो है कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं। तो एजुकेशन विच इज़ गिवन आर गॉट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं ख़त्तो किताबत को। आजकल इससे मुराद ये जो हमारी टेली कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, ठीक है, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, या फिर LMS के कोर्सेज़, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। आजकल कॉरेस्पॉन्डेंट से ये मुराद होगा। जब ये डेफिनेशन बनाई गई थी उस वक्त ये सिस्टम नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। 1972 की पॉलिसी में ये मंजूर हुई थी, रिकमेंड हुई, 1974 में बनी। इसका पहला नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, 1977 में इसका नाम चेंज करके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। जो इंग्लैंड UK ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी 1969 में, 1969 में, और ये उसके 3 साल के बाद इसकी बुनियाद रख दी गई थी और ये कंप्लीट हो गई थी 1974 के अंदर। बहरहाल तो ये भी एग्जांपल है। अब इसमें इमीडिएट ऑब्जेक्टिव और करिकुला होगा, ये प्लान्ड होगी बट डिस्टेंस बेस हो सकती है, कम्प्लीमेंट्री है, फॉर्मल के साथ लाजिम व मलजूम है। जैसे आप B.Ed के कोर्सेज़ करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे अगर यहाँ पे कोई बच्चा 2-4 दिन चला जाता है फिर आ जाता है तो कोई मसला नहीं होता। स्किल्स सिखाने के लिए भी इस तरह के कोर्सेज़ कराए जाते हैं। अडल्ट लर्निंग के लिए भी होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आपने देखा कि तालीम निस्वां, बड़ी जो उम्र की ख़वातीन हैं उनको भी घरों में जाके 2-4 माह के लिए लिटरेट करने के लिए कोर्सेज़ कराए जाते हैं। तो अडल्ट लर्निंग के लिए भी ये जो एजुकेशन दी जाती है वो भी नॉन फॉर्मल होती है। मीडिया इसका सेंटर होता है, मीडिया के ज़रिए ये कम्युनिकेशन होती है। थर्ड एंड लास्ट जो मोड ऑफ़ एजुकेशन है ये वो है जो लाइफ लॉन्ग है, ये बर्थ से डेथ तक चलता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, इसके लिए कोई इदारे की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए किसी वक्त की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए जो है आपको किसी दूसरे की मुताजी की ज़रूरत नहीं होती। तो इनफॉर्मल एजुकेशन वो है जिसको कोई भी शख्स किसी भी इदारे सिस्टम के बगैर कभी भी हासिल करता है, ये इनफॉर्मल है। जैसे मिसाल के तौर पर आप फैमिली से हम सीखते हैं, दादी अम्मा ने कहानी सुनाई, नाना ने सुनाई, अब्बा ने सुनाई, ठीक है, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम बस में जा रहे हैं, मस्जिद में हैं, प्ले ग्राउंड के अंदर हैं, किसी इवेंट के अंदर हैं,
दूसरों को करते हुए कुछ देखते हैं तो वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो फिर वैसा करने की कोशिश करते हैं, किसी को डिश कोई अच्छी बनाते हुए देखते हैं तो फिर घर में ट्राई करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं, इनको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। प्रोसेस वेयर बाई अ पर्सन एक्वायर नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट विदाउट एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ डायरेक्टेड है, अपनी मर्ज़ी से, कभी इंस्टा खोल लिया, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, ठीक है। अनप्लैंड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, सोते हुए नींद नहीं आई, उठ के बैठ जाएंगे, कोई चीज़ पढ़ने देखने लग जाएंगे। अनप्लैंड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड है, लाइफ लॉन्ग होती है, बर्थ से डेथ तक चलती है, इंस्टीट्यूशन के बगैर होती है, इंस्टीट्यूशन लेस है। फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड, सोशल मीडिया, मस्जिद, प्ले ग्राउंड, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। फैमिली इसका सेंटर कहा जाता है, इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, ठीक है। जितना पढ़ने को दिल करेगा पढ़ेंगे, किताब फेंकेंगे वो सो जाएंगे। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो ये थे जी। इसके बाद अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जी इंक्लूसिव एजुकेशन। कोई जानता है इंक्लूसिविटी क्या होती है? जी शाबाश। डिफरेंट फील्ड के लोगों को मर्ज कर देना सर, नो डिफरेंट एरियाज के लोगों को मर्ज नो कर देना। नो। डिफरेंट Anyone? जेंडर भी हो मैं सकती है। बताऊं? जी जी बताएं। स्टूडेंट जैसे सर इंक्लूसिव एजुकेशन में ये है कि इसमें जो है वो स्पेशल बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं हम, जो नॉर्मल बच्चे नहीं होते तो उनको भी जो है नॉर्मल बच्चों के साथ जो फॉर्मल पाकिस्तान में इंक्लूड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, पाकिस्तान में कितने % माइनॉरिटीज़ रहती हैं? जी किसी को पता हो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कितने % है? जी 3 to 5%। 3 चले, हाँ कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 या 3.5 सपोज कर लेते हैं 3.5 है। अच्छा, इसी तरह माइक ऑफ कर दें। अब यूनाइटेड नेशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि दुनिया में हर 10वां बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, यानी मुकम्मल, जैसे हम कहते हैं ना कि उसका हर एक बॉडी का पार्ट फंक्शनल है, ऐसा नहीं होता। उसको कोई ना कोई थोड़ा या ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यानी हर 10वां बच्चा, 100 में से 10 बच्चे और 10 में से 1 बच्चा उसको कोई ना कोई इशू होता है। अब साफ ज़ाहिर है कि अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो जब पाकिस्तान बना था तो स्पेशल एजुकेशन के ना टोटल जो इदारे मौजूद थे 2 थे, आई थिंक 2 थे या 4 थे, मेरे ख्याल में गालिब गुमान है मेरा 2 थे, मैं फिर किसी दिन कंफर्म बता दूंगा। आई थिंक सो कि टोटल 2 इदारे थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। स्पेशल बच्चों के लिए कितने इदारे मौजूद थे? सिर्फ 2, ठीक है। अब कितने मौजूद हैं? अब हर गांव में फॉर्मल स्कूल तो मौजूद है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन का इदारा छोटे शहरों में सिर्फ तहसील लेवल पे सिर्फ एक, बड़े शहरों में शायद कोई प्राइवेट मौजूद हो। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि अब साफ ज़ाहिर है कि जब पॉपुलेशन में हर 10वें बच्चे को कोई ना कोई मसला होता है, वो स्लो लर्नर है, उसको दिमाग का मसला अल्लाह माफ़ करे, उसको कोई जिस्मानी मसला अल्लाह ताला महफूज रखे, कोई आँख नाक कान का कोई बॉडी का कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा, या कोई ऑर्गन मतलब ये है कि वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका था नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको आपकी आने वाली नस्लों को महफूज रखे, आमीन। तो अब उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए हम क्या करें फिर, जहाँ पे आपके पास स्कूल ही तहसील में एक मौजूद है और उनकी तादाद हज़ारों में होगी, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये जो अभी हमने पढ़ा है ना SDG 4 की पूरी स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ। प्रोविज़न ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, प्रोविज़न ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसका टाइटल सिर्फ हम कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे फोकस किया गया कि भाई आप इंक्लूसिविटी लेकर आएँ, यानी कि इन नॉर्मल बच्चों के साथ एक बच्ची बेचारी जिसका ये कोई छोटा माइनर सा कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी यहाँ पे पढ़ा, ये चल नहीं सकती तो चलें इसके घर के करीब स्कूल है तो ये व्हील चेयर पर आ जाए, इसी का नाम है इंक्लूजन। तो इसमें अब 2 बातें आपने याद रखनी, एक तो नॉर्मल बच्चे और उनके साथ वो बच्चे जिनको कोई माइनर डिसेबिलिटीज़ है। अब एक बच्चा है ना जो देख नहीं सकता, वो इन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकता, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन ही उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन। अच्छा, एक बच्चा है जिसको कोई मतलब ये है कि आई साइट वीक है,
ठीक है, वो चलने में उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों के लिए है कि हम उनको यहाँ पे पढ़ाएं। हमारे यहाँ ये सिस्टम वैसे वो 1947 से ही चल रहा है, जो इस तरह की बच्चे होते हैं माइनॉरिटीज़ के या फिर मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ वाले, वो आ रहे होते हैं स्कूलों में। ये एक कॉन्सेप्ट नया आ गया। बहरहाल इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि नॉर्मल बच्चे, स्पेशल बच्चे, माइनॉरिटीज़ के बच्चे, सबको फॉर्मल स्कूल्स के अंदर, नॉर्मल स्कूल्स के अंदर एक ही क्लास में एक साथ पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। आजकल जो है ना एक नया ट्रेंड चला हुआ है ब्लेंडेड एजुकेशन का। आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि हम अल्टरनेट डेज़ पे गए थे, आधे बच्चे एक दिन आते थे, आधे बच्चे अगले दिन आते थे। तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का भी फुकदान है। मॉडर्न वर्ल्ड में पता क्या होता है, ये अगर आप इस इमेज को देखें ना, तो ये टीचर है, ये क्लास में बच्चे बैठे हैं, ये 3 बच्चे अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन टीचर ये जो पढ़ा रही है ये वहाँ पे अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं। ब्लेंडेड एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जिसमें आप फिज़िकल क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, एक ही टाइम में यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे, हाँ जी, हाँ जी, कुछ बच्चे फ़िज़िकल, कुछ ऑनलाइन, ठीक हो गया, तो ये ब्लेंडेड एजुकेशन कहलाती है। उसके बाद जी को एजुकेशन, आपको पता है क्या होती है, मेल और फीमेल की तालीम को एजुकेशन है। स्विट्ज़रलैंड वो पहला मुल्क था जिसने जो है ना वो आई थिंक सो ये स्टार्ट किया था, जैसे मुझे याद पड़ रहा है। तो बहरहाल यानी कि दोनों जेंडर को, हमारे यहाँ किस लेवल पे को एजुकेशन है? शाबाश, अब मैं लेवल आपको गिन के बता देता हूँ, सुन लें, पहले सवाल पूरा सुन लिया करें ना। अब 2 लेवल है हमारे, प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे। जी आप बताएं। यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल, प्राइमरी लेवल पे भी है बोथ, यस, बोथ प्राइमरी एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे यहाँ को एजुकेशन चल रही है, ठीक है। लेकिन सर प्राइवेट सेक्टर में तो हर जगह को एजुकेशन है, फिर जैसे कॉलेज हो गए या सेकेंडरी। नहीं, प्राइवेट सारों में नहीं होती, कुछ जो हैं जैसे एजुकेटर स्कूल, बल्कि उनके अंदर भी नहीं है, जो इंटरनेशनल है ना इदारे, उनके अंदर होगी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि मैट्रिक लेवल तक। वो फिर ये होता है कि स्कूल एक होता है, उसमें पार्टीशन की होती है ना, बॉयज़ गर्ल्स कैंपस की। को एजुकेशन का मतलब ये कि क्लास में बच्चे चलें होते हैं, चलें, वो अगर 2-4 स्कूल है ना तो वो तो फिर हम उनको जनरल तो नहीं कर सकते ना। पब्लिक सेक्टर की हम बात करें, सरकारी इदारों की, तो उसमें सिर्फ प्राइमरी और फिर हायर एजुकेशन लेवल पे ये को एजुकेशन है। ईसी एजुकेशन पाकिस्तान की जो मौजूदा जी सर, गवर्नमेंट में ये प्राइमरी लेवल जो है इसमें भी मेल का अलग स्कूल होता है, फीमेल का अलग होता है? नहीं, जहाँ पे होते हैं ना स्कूल, किसी भी गांव में अगर गर्ल्स स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बॉयज़ स्कूल है तो बच्चियाँ भी आते हैं। माइक ऑफ रखें अपना। ईसी एजुकेशन पाकिस्तान की जो पॉलिसी 2009 है ना, इसमें पहली मरतबा एक नया चैप्टर इंक्लूड किया गया था। आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, पाकिस्तान में जो कंपलसरी एजुकेशन है ना, वो कहाँ से है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक ये कंपलसरी एजुकेशन है हमारे यहाँ। जो ईसी की एजुकेशन है ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर कंपलसरी नहीं है। अगर कोई ईसी एजुकेशन हासिल कर ले तब भी खैर है, जैसे नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया, कोई चला गया ठीक है, नहीं गया खैर है। ईसी एजुकेशन भी ऐसे है, किसी ने दाखिला ले लिया इसी वाले स्कूल के अंदर जहाँ पे ईसी क्लासरूम है, वेरी गुड, नहीं लिया तो कोई मसला नहीं है, वो ग्रेड 1 में बैठ सकता है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर ईसी एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, इसको नर्सरी प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी 2009 जो मौजूदा हमारी पॉलिसी है उसमें कहा गया था कि 3 से 5 साल तक के हर बच्चे के लिए हम जो है प्री स्कूलिंग स्टार्ट करेंगे फॉर्मल स्कूल से पहले, तो इसको ईसी एजुकेशन कहा जाता है। उसके बाद आखिरी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, इन्फ्यूजन एजुकेशन। इन्फ्यूजन किसको कहते हैं? इन्फ्यूजन कहते हैं, अब देखें जापान के अंदर ना ये एक ट्रेंड है, वो बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हैं। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? शाबाश, व्हाट इज मीन बाय एप्टीट्यूड? जी प्लीज। सर फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की कैपेबिलिटी को रुझान करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, रुझान, नॉलेज, फ्यूचर एबिलिटी, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। यस, फ्यूचर एप्टीट्यूड बेसिकली इनहेरिटेड एबिलिटी होती है किसी की। माइक, पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट टू लर्न। हो गया जवाब, थैंक यू। अच्छा आप माइक ऑफ करें प्लीज़। एप्टीट्यूड किसको कह रहे हैं हम? फ्यूचर एबिलिटी को,
ठीक है, फ्यूचर पोटेंशियल को, रुझान उर्दू में बेहतरीन इसका लफ्ज़ी मतलब बन सकता है कि ये बच्चा फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्रिकेटर क्या बन सकता है, आर्टिस्ट, स्पीकर क्या बन सकता है, पॉलिटिशियन। इसको कहते हैं एप्टीट्यूड। जापान के अंदर एप्टीट्यूड चेक करके उस बच्चे के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग चीज़ें उसके स्कूल के करिकुलम में शामिल की जाती हैं। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका करिकुलम, अब उसमें वहाँ पे साफ है, वहाँ पे ग्रुप इंस्ट्रक्शन होती है। ग्रुप इंस्ट्रक्शन से मुराद एक पूरी क्लास को एक टीचर नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो क्लास में 3-4 ग्रुप बने हुए हैं, हर ग्रुप का जो है ना वो मुख्तलिफ वे से हर ग्रुप को पढ़ाता है और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। बहरहाल तो इन फ्यूजन एजुकेशन यही है कि एक बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है ना, उस फील्ड की प्रैक्टिकल चीज़ें उसके स्कूल के अंदर शामिल कर दें ताकि वो बच्चा अपनी स्कूलिंग के साथ अपनी उसी ट्रैक पे चल पड़े। इसको कहा जाता है क्या, इन्फ्यूजन एजुकेशन। ठीक हो गया जी, ये थी जी एजुकेशन। अब सर हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को मर्ज कर दें तो इन्फ्यूजन बन गई। नहीं सर सही है या गलत है? गलत है। टेक्निकल से मुराद यहाँ पे नहीं है ना, वो एक और चीज़ है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये इन्फ्यूजन से मुराद ये है कि जिस फील्ड के अंदर बच्चा जाना चाहता है ना उसको हम इन्फ्यूज़ कर दें बच्चे के करिकुलम के अंदर, ये मतलब है इसका। अच्छा, मैं इस वक्त जो है ना क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र या इम्पार्टिंग कर रहा हूँ किस चीज़ की, जो नॉलेज अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत टूटा फूटा पैडागोजी का मुझे दिया हुआ है आप लोगों तक। डिलीवर, इम्पार्ट या ट्रांसफ़र, टीचिंग इसी चीज़ का नाम है। मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और इन्फॉर्मेशन टू अदर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक मैनर। आज हमने बाकायदा क्लास है और इसमें जो नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स हैं मेरे पास, वो फिर आप तक क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यकीनन सारे मेरे से ज़्यादा महान हैं, ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। तो सपोज़ कर लें कि आप लोग थोड़ा सा कम जानते हैं और मैं टीचर हूँ तो मैं आप लोगों तक ये चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। इसको कहते हैं टीचिंग, दूसरों तक नॉलेज पहुँचाना। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू लर्नर विद गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ठीक है। तो तीसरी डेफिनेशन है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक्सपीरियंस बंदा अपने से कम एक्सपीरियंस वालों को उनकी लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, उनकी लाइफ में एडजस्टमेंट के लिए क्या करता है, गाइड करता है। ये यॉकम और सिम्पसन ने डिफ़ाइन किया था। तो ये टीचिंग की डेफिनेशन बहुत आसान है, तो आप जानते भी हैं सारे। कन्फ्यूशियस को पहला हिस्ट्री में टीचर माना जाता है 561 BC, ईसा अलैहिस्सलाम से भी 561 साल पहले ये थे, पैदा हुए थे। तो एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर, वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे के बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है, टीचिंग कहलाती हैं, ठीक है। टीचिंग इज़ अ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा अमल है जिसमें एक टीचर अपने बच्चों को स्टिमुलेट यानी मोटिवेट करता है, गाइड करता है। अच्छा, एक वर्ड होता है गाइडेंस, एक होता है काउंसलिंग। गाइडेंस का मतलब ये है कि एक बंदा जा रहा है ना, उसने FSC की और आगे किस फील्ड में जाना चाहता है। एक ये है कि आप उसे कहे बेटा आप ना जी एग्रीकल्चर में चले जाओ, आप ना BS बॉटनी कर लो, ठीक है, ये है। एक तो उसको सीधा सीधा रास्ता बता देना कि भाई इधर जाओ तुम। एक ये है कि उसको बता देना कि बेटा ये रास्ता इस तरह है, इस पे इतना टाइम लगेगा, इसके आगे स्कोप ये है, ये रास्ता जो है उस पे उसके आगे ये स्कोप है, ठीक है, इसमें ये मसाइल हैं, इस रास्ते में ये। अब वो खुद सोचेगा और चूज़ करेगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो गाइडेंस बेसिकली किसी भी शख्स को सेल्फ सफिशेंट बनाना, उसको हाँ उसको ख़ुद इस काबिल बनाना कि वो अपने मसले का हल ख़ुद ढूंढे। तो टीचिंग बेसिकली इसी चीज़ का नाम है, मोटिवेट करना, दूसरों को इस काबिल बनाना कि वो अपने मसाइल का ख़ुद हल निकाले, यानी गाइड करना। डायरेक्शन, कभी कभी हमें डायरेक्ट डायरेक्शन भी देनी पड़ जाती है, डायरेक्ट करना एंड इनकरेजमेंट। एक्सक्यूज मी सर, काउंसलिंग का आपने क्या बताया डिफरेंस प्लीज? काउंसलिंग कहते हैं किसी को डायरेक्टली सलूशन बता देना, किसी को डायरेक्टली क्या करना, सलूशन बता देना, ये क्या कहलाता है, काउंसलिंग कहलाता है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस में उसको सिचुएशन ऐसी पैदा कर देना कि वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकाल ले, और जब आप उसको निकाल के दे रहे हैं देन काउंसलिंग होगी। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन, ये टीचिंग कहलाती है। प्रोसेस ऑफ गिविंग लेसन इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ये भी क्या कहलाती है, टीचिंग। टीचिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। एक तो उस्ताद होता है, बच्चे बैठे होते हैं, और किताब होती है या कंटेंट होता है, जो सब्जेक्ट मैटर जिसे हम कहते हैं, जो उसने पढ़ाना होता है। तो इनको 3 फोकल पॉइंट्स ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। उसके बाद जी टीचिंग के फेजेस, टीचिंग के जो है ना वो फेजेस कितने होते हैं, देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग।
प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव फेज़। अब प्री एक्टिव फेज़ क्या है, मैंने आपको आज का लेक्चर देना था, तो आज के लेक्चर से पहले मैंने इसकी प्लानिंग की, ठीक है, कि मैंने कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, उस पर टेस्ट बनाया, उसके बाद आपको शेयर किया, नोट्स अभी शेयर होंगे, लेक्चर्स आपको दिया जा रहा है। तो नोट्स बनाना, टेस्ट बनाना, ये सारे के सारा क्या कहलाएगा, मेरा प्री एक्टिव फेज़ कहलाएगा, ठीक है। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, हमारे गोल्स या टारगेट्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने ये लेक्चर डिलीवर करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है, कर रहे नहीं, तो ये प्लानिंग में आता है। जो आप एडवांस में चीज़ें करते हैं वो प्लानिंग होती है। तो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ आप यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड यूज़ करेंगे, गोल्स क्या हैं, प्लानिंग, ये प्री एक्टिव फेज़ कहलाता है, इसको प्लानिंग फेज़ भी कहते हैं। इंटरएक्टिव फेज़, ये जो फेज़ होता है ना, क्लास में इंटर होने से पहले का होता है, आप क्लास में नहीं जाते, ये उससे पहले का फेज़ है। घर से करके आते हैं, ऑफिस में बैठ के, अपने रूम में बैठ के, स्टाफ रूम में बैठ के करके, क्लास में इंटर होने से पहले तक का फेज़ है ये, ठीक है, प्री एक्टिव फेज़। इंटरएक्टिव फेज़, अब क्लास में इंटर हो गए तो वो तमाम एक्टिविटीज़ आफ्टर एंटरिंग द क्लास, जो कुछ आप करते हैं वहाँ पे, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, फीडबैक देते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, सारे के सारे क्या कहलाती हैं, इंटरएक्टिव फेज़। पढ़ाना, टीचिंग, लर्निंग, क्लासरूम की मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट, यानी पढ़ाना और बच्चों को मैनेज करना पूरी अपनी क्लास के दौरान, ये इंटरएक्टिव फेज़ कहलाता है। अब आपने टॉपिक ख़त्म कर लिया, एंड पे आप उसको सम अप करते हैं, पोस्ट एक्टिव, उसको समराइज़ करते हैं, की पॉइंट्स आप दोहरा देते हैं, ठीक है, या फिर उसमें से कोई टेस्ट ले लेते हैं बच्चों का, कोई एंड पे सवाल जवाब कर लेते हैं, उनको होमवर्क असाइन कर देते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, पोस्ट एक्टिव फेज़ कहलाता है। ये क्या कहलाएगा जी, पोस्ट एक्टिव फेज़। अच्छा, टीचिंग और ट्यूटोरिंग में एक फ़र्क होता है, ये देख लेते हैं। टाइम हमारा बस 10 मिनट मज़ीद हम लेंगे, सारा टॉपिक तो आई थिंक सो मज़ीद टाइम लगेगा, तो इंशाल्लाह एक दो आसान टॉपिक कोई और देख लेते हैं, वो उनको डिस्कस कर लेंगे आज। टीचिंग वर्सेस ट्यूटोरिंग, टीचिंग किसको कहते हैं। अब इस इमेज और इस इमेज में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको, शाबाश, कोई बता सकता है, कोई डिफरेंस नोट करें यहाँ पे, शाबाश। पूरी क्लास है, एक साइड पे एक बंदी बात करे ना, एक बात करे ना। ये होता है कि एक टीचर पूरे ग्रुप को संभालता है, जबकि ट्यूटरिंग में एक स्टूडेंट और एक टीचर होता है। मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं था जो आपने जवाब दिए। मेरा सवाल ये था कि पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है। सर, एक पिक्चर में जो है एक बच्चे को एक टीचर पढ़ा रहा है, और उस पिक्चर में जो है एक टीचर जो है बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा है। यस, एग्जैक्टली, ओके। इधर एक टीचर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रहा है और इधर एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा है, यही फ़र्क होता है। ट्यूटोरिंग 1-to-1 रिलेशन होता है, 1-on-1, एक टीचर एक बच्चा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 2-3 बच्चे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि टीचिंग में क्या होता है, यानी यूजुअली आम तौर पर ट्यूटोरिंग में 1-to-1 रिलेशन है बस, और इसमें क्या होता है, 1 टीचर विद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पर्सनलाइज होता है, ये फॉर्मल टीचिंग जो हमारी होती है ये उसमें होता है, जैसे हम कहते हैं होम ट्यूटोरिंग, तो ये उसमें होती है। चलें, ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हम मज़ीद पढ़ लेते हैं। पैडागोजी, ये सर ये ट्यूटरिंग जो है वो नॉन फॉर्मल में आएगा। यस, ये नॉन फॉर्मल में होती है, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी के आपके ट्यूटर्स होते हैं। अच्छा, सोक्रात ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, पैडागोजी। पैडागोजी का लफ्ज़ी मतलब होता है, पैडोज का मतलब होता है बॉय और गोग्स का मतलब होता है लीडर। तो पैडागोजी का मतलब क्या हो गया, टू लीड द चाइल्ड। पैडागोजी वर्ल्ड वाइड जो है ना एक टर्म है, ये कई दफ़ा पेपर में पूछा गया है। पैडागोजी मीन, ये जनरल नॉलेज में भी पीपीएससी ने कई दफ़ा पूछा है। मेथड ऑफ टीचिंग, पैडागोजी इज़ नाउन एज मेथड ऑफ टीचिंग। तो मेथड ऑफ टीचिंग या टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन इज़ नाउन एज पैडागोजी, ठीक है। कल एक पेपर SDEO का जो है वो सब डिविजनल एजुकेशनल ऑफिसर KPSC ने पेपर लिया, उसमें ये सवाल आया हुआ था, ठीक है, कि एंड्रोगोजी मीन्स, तो अडल्ट की जो टीचिंग लर्निंग है उसको हम एंड्रोगोजी कहते हैं। वो सोक्रात ने दी थी पैडागोजी, ये मैल्कम नोल्स ने टर्म दी थी। सोक्राट ग्रीक थे, ये अमेरिकन है, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ पैडागोजी कहा जाता है, एंड्रोगोजी कहा जाता है। तो एंड्रो का मतलब होता है मैन, एगोग का मतलब होता है लीडर। टीचिंग ऑफ अडल्ट इज़ नाउन एज एंड्रोगोजी। तो ये एंड्रोगोजी पे पहली किताब अडल्ट लर्निंग एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने लिखी थी। थॉर्नडाइक ने और क्या काम किया, कोई बता सकता है इसके अलावा? सर लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। यस, लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिए। उसके बाद है साइबर गोजी। साइबर कंप्यूटर को कहते हैं, गोजी पढ़ने को कहते हैं,
ठीक है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जो टीचिंग एंड लर्निंग होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? साइबरगोजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पीरागोजी। पीरागोजी जो है ना, माइक्रो टीचिंग किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? माइक्रो टीचिंग, शाबाश। ट्वीट एलन एलन dwight एलन ने, dwight अमेरिकन था। dwight एलन ने सर, एलन देखा हुआ है आप लोगों ने? आज देख लें, ये बैठा है। जी हाँ सर, ये ग्लासेस पहने, ये बैठे हैं हजरत जी। तो इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। पीरागोजी का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया सबसे पहले, ठीक है। पीरागोजी के पीयर किसको कहते हैं? सेम एज फेलोज को पीयर्स कहा जाता है। तो जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है ना, जैसे इमेजेस में आप देखें, तो इसको पीरागोजी कहा जाता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट, इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है, तो इसको पीयर अप्रेजल कहते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे की असेसमेंट के बाद उस पर उसको फीडबैक देता है, तो इसको पीयर रिव्यू कहा जाता है। तो पीरागोजी किसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी? एलन ने। क्रिटिकल पैडागोजी, क्रिटिकल पैडागोजी जो है ना, ये पालो फरायर ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी एक पेपर में पूछा गया है। अब एक है कि उस्ताद पढ़ा रहे, बच्चे चुप करके सुन रहे हैं। एक है कि उस्ताद पढ़ाते हैं, बच्चे उसको गौर व खोज करते हैं और टीचर से सवाल जवाब करते हैं कि ये है तो क्यों है, कैसे है, एक्सप्लेन करें, एग्जांपल दें, समझ नहीं आ रही। इसको कहते हैं क्रिटिकल पैडागोजी, कि स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकर बनाना। सिर्फ पैसिवली वो चीज़ें रिसीव ना कर रहे हो अपने टीचर से, बल्कि क्या कर रहे हो, क्रिटिकल वे में अपने टीचर के सवाल जवाब, टीचर की टीचिंग पे सवाल जवाब कर रहे हो, और उसको इन डेप्थ जो है ना वो क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। तो ये क्रिटिकल पैडागोजी कहलाती है। हैटोगोजी, हैटोगोजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, यानी ऐसी लर्निंग जिसमें कोई शख्स जो है ना अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, जहाँ से जिस चीज़ को वो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, ठीक है। हेज एंड केनाइन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हैटागोजी का, स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग। अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज़ को हासिल करना, ये क्या कहलाती है? हैटागोजी कहलाती है। अपनी मर्जी के मुताबिक आप कोई नावल पढ़ना चाहते हैं, आप किसी इदारे से जाके पढ़ना चाहते हैं, तो यानी अपनी पसंद नापसंद की बेस पे जो कुछ आप पढ़ते हैं वो आपकी हैटागोजी कहलाती है। उसके बाद अच्छा, एक सवाल है आपसे कि हमारे यहाँ टीचर जो है ना यूजुअली आम तौर पर ऐसे करता है कि एप्पल उसने पढ़ाना ना नर्सरी के बच्चे को, तो पहले वो पिक्चर दिखाता है, फिर जो है ना वो कहता है जो एप्पल का ए फॉर एप्पल, ये चीज़ उसको सिखाता है, ठीक है। पहले जो है ना वो कोई कलरफुल चीज़ें उसके सामने रखता है, फिर वो बताता है कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये कलर के नाम ऐसे याद नहीं करवाता। बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज़ वो जो कर रहा होता है उसका मकसद क्या होता है? कोई एग्जाम्पल देना, कोई चीज़ बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, यही मकसद होता है ना। इसको टेक्निकली पैडागोजी की लैंग्वेज में कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कि टीचर जब चीज़ों को इस तरह से बच्चों को प्रेजेंट करे कि वो उनको समझने में आसानी हो, तो इसको क्या कहा जाता है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इंडक्शन भी कहते हैं। जी, इंडक्शन एग्जाम्पल देने को कहते हैं, एग्जाम्पल के नहीं, इंडक्शन ये सारी नहीं है, ये इसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाते हैं। टू मेक द टीचिंग ईजी, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये होती है, टीचर इज मेकिंग हिज टीचिंग ईजी एंड कम्प्रिहेंडेबल फॉर द स्टूडेंट इज नाउन एज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इंडक्शन हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं दे रहा, बस आपने ये खुद रीड कर लेनी है। हम आगे चलते हैं। लर्निंग क्या होती है? अब देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टीचिंग है, आप पढ़ रहे हैं, ये लर्निंग है, ठीक है। तो जो एक बच्चे के बिहेवियर के अंदर टीचिंग के बाद जो चेंज आता है, आपको एजुकेशन की डेफिनेशन आधी अधूरी आती थी, पूरी याद हो गई, आपने लर्न कर लिया। आपको SDG 4 के बारे में इंफॉर्मेशन कच्ची पक्की थी, अब पक्की हो गई है, लर्निंग कहलाएगी। रोटी बनानी नहीं आती थी, सीख ली है, लर्निंग कहलाएगी। बाइक चलानी नहीं आती थी, किसी से सीख ली है, लर्निंग कहलाएगी। तो किसी भी बच्चे के बिहेवियर के अंदर जो परमानेंट चेंज आता है टीचिंग या एक्सपीरियंस की वजह से, उसको लर्निंग कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। ये दो तरह की होती है, एक्टिव या फिर
पैसिव। अब इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दफ़ा भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया या ख़ुद से कोई बात पूछने की कोशिश की, ना ही वो करेंगे अगर वो रेगुलर सेशन भी ज्वाइन करेंगे। वो सारे के सारे कौन होंगे? पैसिव लर्नर। और वो जो सवाल जवाब भी कर रहे हैं या भाग भाग के माइक पे बड़ा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बैठते हैं, इधर से सवाल पूरा नहीं होता और उधर माइक उनका ऑन हो जाता है, वो होते हैं एक्टिव लर्नर। वो बच्चे जो टीचिंग लर्निंग में ख़ुद भागें, इन्वॉल्व हों, वो एक्टिव लर्नर कहलाते हैं और ये लर्निंग एक्टिव लर्निंग होगी। ठीक है। अच्छा, सवाल है आपसे एक बड़ा मज़ेदार कि इन दोनों में से कौन सी लर्निंग है जिसमें टीचर पैसिव होगा? शाबाश। सर एक्टिव लर्निंग में टीचर पैसिव होगा। हाँ, और पैसिव में टीचर क्या होगा? पैसिव होगा। हाँ, यहाँ पे ना यस, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का इनवर्स रिलेशन है। एक्टिव लर्निंग में टीचर पैसिव है, स्टूडेंट एक्टिव है। पैसिव लर्निंग में टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है। ठीक है, तो चलें जी, लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक सो कि बहुत क्विक में चलूँगा क्योंकि टाइम बहुत हमारा हो गया, आप लोग थक गए होंगे। लॉज ऑफ लर्निंग, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसको अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, अडल्ट लर्निंग पे पहली बुक इसने लिखी थी 1927 के अंदर। तो इसने ये माइक ऑफ करें किसी का ऑन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग दी और उसकी बेस पे इसने लॉज ऑफ लर्निंग बनाए। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को बैठे बैठे ख्याल आया, उसने ना जी एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसके दरवाजे को एक डोर के साथ लिंक किया। ये जो डोरी थी ना, इसको अगर बिल्ली खींच लेती कि इस तरह तो ये दरवाज़ा खुल जाना था। बिल्ली थी भूखी, उसने बाहर पीस ऑफ फिश बाहर रख दिया। ठीक है, तो बिल्ली ने इधर उधर भागी दौड़ी बड़ी, उसने कोशिश की, छलांगें लगाई, लगी रही। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि उसने डोरी को जो जैसे ही पकड़ा ना तो दरवाज़ा खुल गया। वो भाग के बाहर आई, उसने पीस ऑफ फिश उठाया, खाया। और थॉर्नडाइक देख रहा था, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक दफ़ा तो तुमने कर लिया, अब क्या करती हो, मैं दोबारा देखता हूँ तुम्हें। उसने 2 4 5 घंटे उस बिल्ली को फिर जो है ना वो किसी दूसरी जगह बंद किया, रखा, अलग रखा ताकि उसको दोबारा भूख की फीलिंग आए। फिर जब उसको भूख लगी उसने दोबारा पिंजरे के अंदर इसी के अंदर बंद कर दिया। अब की बार वो पहले उसने 10-15 मिनट लगाए सपोज, अब 5 मिनट में आ गई बाहर। उसके बाद उसने देखा कि अब जैसे ही वो उस पिंजरे के अंदर डालता है वो फ़ौरन डोर को खींच के बाहर निकल आती है। इस पे उसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए। लॉ ऑफ रेडीनेस, बिल्ली भूखी ना होती और बाहर पीस ऑफ फिश ना पड़ा होता, आप बताएं कि क्या वो फ़ौरन बाहर निकलने की कोशिश करती, एक जज्बे के साथ कोशिश करती? नहीं सर, वो तो सो जाती। ना करती। आपका पेपर अब अनाउंस ना हो, आप लोगों से सवाल है, सीट्स अनाउंस ना हो, आप उस जोहद के साथ, उस लगन के साथ पढ़ाई करेंगे? इंशाल्लाह नहीं, बहुत कम करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दें, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन वो देखेंगे कि जी अभी चलें सीट जब आएंगे तो तब पढ़ें। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस यही है कि किसी भी काम के लिए आपका प्रिपेयर्ड होना। ठीक है, तो अब ये देखें, अगर ये पीस ऑफ फिश एक्चुअल ना होता तो यकीन करें कि बिल्ली ने जो चीज़ सीखी है, उसने सीखा क्या है? सीखा उसने डोरी को खींचना। तो वो शायद अगर उसको ज़रूरत ना होती, अगर वो मोटिवेटेड ना होती, उसको भूख ना लगी होती तो वो डोरी ना खींचती, शायद इतना जल्दी ना खींचती, उसको बहुत टाइम लगता, या शायद वो सीख ही ना पाती। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने ये देखा कि जब बार बार बिल्ली को उसने पिंजरे के अंदर बंद किया तो हर बार वो पहले से कम टाइम लगा के बाहर निकली। इसको उसने कहा कि जो बंदा जितनी ज़्यादा मशक करता है तो उतनी ज़्यादा उसकी वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है, और अगर कोई नहीं करता तो वो फिर कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, तो तीसरा है जी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। तो उसने कहा ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है कि लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है कि अब जैसे देखें बिल्ली के बाहर पीस ऑफ फिश पड़ा था, वो एक्चुअल ना होता। एक बच्चा है, उसने टीचर ने सवाल किया, उसने जवाब सही दिया, टीचर ने उसके लिए क्लैपिंग कराई। ठीक है, तो एक है कि टीचर ने सवाल किया, बच्चे ने जवाब दिया और टीचर का वैसे ही मूड ऑफ है आज, उसने मतलब ये है कि कहा कि भाई उसने सही जवाब पे भी सही रिस्पांस ना दिया, तो बच्चा जो है ना वो मेंटली तौर पे फिर उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेगा जिस तरह से उसको करना चाहिए था। रेडीनेस ये कहता है कि अगर बच्चा प्रिपेयर्ड है, सीखना चाहता है, ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, बेहतर लर्न करेगा और उसकी लर्निंग देर पा रहेगी। अगर इस तरह का उसका मूड है जैसे ये इसका बना हुआ है तो फिर यकीनन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, कि एक बच्चा जो है ना उसको लगता है कि जी मुझसे तो ये पढ़ा ही नहीं जाता, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, और एक ये है कि पढ़ रहा है लिख रहा है, पढ़ रहा है लिख रहा है,
तो जो मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, रेपिटिशन है जिसकी, तो उसको चीज़ याद रहेगी। जिसने एक दफ़ा लेक्चर सुन के रख दिया, पेपर वाले दिन देखी जाएगी, तो फिर वो पेपर वाले दिन वाकई देखी जाती है। बहुत कुछ देखने को मिलता है उधर। फिर आती थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। बच्चे ने अच्छा जवाब दिया तो टीचर ने बहुत पॉजिटिव वे में उसको सलाम किया, उसको अप्रिशिएट किया, उसको कोई रिवॉर्ड दिया, ठीक है। तो एक दफ़ा ये सवाल किया गया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग जो है एसोसिएटेड है। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। ये साइकोलॉजी के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे अभी हम टाइम नहीं लगाते। लास्ट टॉपिक है जी हमारा लर्निंग स्टाइल। ये नील डी फ्लेमिंग ने, न्यूजीलैंड के थे, एक टीचर भी थे, एजुकेशनिस्ट, इसने कहा कि बच्चों के लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल से सीखते हैं, कुछ सुनने से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ से सीखते हैं, कुछ रीडिंग करके पढ़ के उनको लिख के सीखते हैं। तो इसने 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल दिए, ठीक है। इसको उसने वार्क मॉडल का नाम दिया था। वी विजुअल से, ए ऑडिटरी से, आर रीडिंग से, के काइनेस्थेटिक से। तो ये वो 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं। विजुअल ये वो हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम ये चीज़ें दिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है, एच फॉर हैन, एफ फॉर फिश। तो वो एप्पल उनको याद रहता है, अलबत्ता ए शुरू के 10, 15, 20 दिनों में भूल जाता है कि ये क्या है, ए का साइन भूल जाता है, लेकिन एप्पल याद रहता है। तो ये कहते हैं विजुअल लर्निंग, यानी बच्चों को विजुअल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये विजुअल लर्नर कहलाते हैं। ये बच्चे, इनको चार्ट से, ग्राफिक से, एरोज से, पिक्चर से, सिंबल से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑडिटरी या ऑरल, एक वर्ड होता है ऑरल, ORAL, ओरल, एक होता है आरल, AURAL। ऑरल का मतलब होता है बोलने से, आरल का मतलब होता है लिसनिंग से, सुनने से। ऑडिटरी या आरल लिसनिंग से है, ठीक है। तो ये बच्चे सुन के ज़्यादा चीज़ें याद करते हैं, तो सुनने से इनको ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। फिर रीडिंग एंड राइटिंग है। कुछ मेरे जैसे नलायक होते हैं जो पहले पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, लिख के याद करते हैं। तो ये बच्चे रीडिंग और राइटिंग से इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखते हैं। लास्ट कैटेगरी है किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक जो है ना, हैंड्स ऑन थे, ये एक्टिविटीज़ से सीखते हैं। ये किसी भी काम को खुद जो है ना वो करके फिर सीखते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर था। किसी का किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी, प्लीज़। सर मेरा एक क्वेश्चन, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो जो कायद एकेडमी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री वो अगर आप बता दें। वो आप YouTube से सर्च कर लें, मेरा पूरा एक लेक्चर पड़ा होगा उसमें। सर काइंडली मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, पूरे सेशन में टाइम नहीं मिला मुझे। तो टाइम आपने खुद निकालना था ना सर। जो हम लोग जी पूछें। सर जो SST में हम लोग एग्ज़ाम दी है, तो उसमें तकरीबन हम लोगों के जो सवाल हैं वो करंट सिचुएशन के अबाउट होते हैं, जिस तरीके से अब हम लोगों ने 2024 में दिए हैं। सेकेंडरी स्कूल की क्या सिचुएशन होती है अर्बन एरियाज़ में, और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन थे, तो वो भी करंट सिचुएशन के बारे में थे। तो सर हम लोग वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से हल कर सकते हैं? जैसे कि एक सवाल था कि अगर आप उर्दू का लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें फोकस करनी थी कि आपने पहले प्रीवियस नॉलेज को स्टूडेंट का लेने के लिए आप कितना टाइम लेंगे, फिर लेक्चर डिलीवर करने में कितना टाइम लेंगे, और फिर फीडबैक पे कितना टाइम लेंगे। और फिर नीचे 3 डिजिट्स के ना ऑप्शन थे कि आप पहले 15 मिनट लेंगे, फिर लेक्चर डिलीवर करने में 20 मिनट, और लास्ट फीडबैक के लिए आप 5 मिनट। इस तरह रेशो बना के लिखा हुआ था। तो सर हम इस तरह के सवाल को किस तरह हल कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट ऐसे सवाल लगते हैं, क्योंकि ये पढ़ने वाले ठीक है। थैंक यू। सर बहुत पहले से आपकी बुक्स ज़ोन ऑफ एजुकेशन थैंक यू स्टार्ट कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा आप देखें जी, मिसबा का सवाल ये है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं तो उनको हम कैसे एड्रेस करें। एक सवाल है आपसे कि लेक्चर मेथड इज़ लो टेक, मीडियम टेक और हाई टेक। इसका जवाब किसी को आता है? ये ऑप्शन है, लेक्चर मेथड इज़ अ लो टेक, मीडियम टेक और हाई टेक। अब ये भी एक सवाल था। अब आपको मज़े की बात बताऊं, एक वेबसाइट मैंने देखी थी जब ये सवाल एक पेपर में पूछा गया था, तो मैंने कहा कि ये सवाल कहाँ से आया है, हमारे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं था ये। तो वो फिर मैंने एक वेबसाइट जाके देखी। आप यकीन करें कि हमारे जो पेपर सेटर हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, पेडागोजी के उस पेपर में आई थिंक 10 क्वेश्चन थे, 8 उस एक वेबसाइट पे जिस पे वो सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन थी, वहाँ पे लिखा हुआ था टीचिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ टीचिंग मेथड, ठीक है। उसमें लो टेक, मीडियम टेक, ये 7 कैटेगरीज उसने बनाई हुई थी, और उस पेपर सेटर ने उस वेबसाइट से जाके उठाया,
ठीक है, उसको क्वेश्चंस को, और उसने जो है ना वो पेपर में 8 सवाल दे दिए थे। बहरहाल वो फिर मैंने अपनी बुक में भी शामिल किए, मैंने उस वेबसाइट से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगीं वो फिर मैंने सारी अपने नोट्स के अंदर जो है ना बुक के अंदर ऐड भी की थी। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के जो 2 4 5 सवाल आते हैं ना, ये बाज़ औक़ात, अब जैसे SDO का कल पेपर हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो हमने ना पढ़ाया हो, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था। जो KP वाला अगर कोई है जिसने कल पेपर दिया तो वो इस बात को, कौन सी बुक है, वो इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब सर मैं मौजूद, क्या अब मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तकरीबन 80% क्वेश्चन आपके लेक्चर में से थे। हाँ, अब बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब जैसे ये KP का जो पिछला SDO का पेपर हुआ था ना, उसमें 50% क्वेश्चन ऐसे थे जैसे आपने मिसबा ने सवाल किया। तो फिर इसके लिए फिर ये होता है कि अब हम जब तैयारी करा रहे होते हैं ना, तो मेरी जो अपनी ज़ाती कोशिश है, मेरी जो ऑब्जेक्टिव बुक है ना, आप में से जिसने पढ़ी होगी तो उसने ये देखा होगा कि मार्केट के अंदर जितनी बुक्स हैं प्लस वेबसाइट्स हैं, तो वो सारी जो है ना वो उसके अंदर उसके क्वेश्चन शामिल हैं। अब मैंने एक और टेक्निक निकाली है कि साथ एक बुक के अंदर इतनी सारी चीज़ें भी ऐड नहीं हो सकती। वो ये है कि हम अब चैप्टर वाइज MCQs दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उस MCQs में अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ करें कि एक वेबसाइट से जाके कोई पेपर सेटर सवाल उठाता है ना, तो हम भी उस वेबसाइट के क्वेश्चंस को अपने MCQs में शामिल करें। तो मेरे पास वो सारे लिंक मैंने सेव किए हैं, उस पर हम काम कर भी रहे थे पहले भी, अब भी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो कोशिश होगी कि अपनी तरफ से कि जो एरिया कोई भी एग्जामिनर, चाहे वो PPSC, FPSC, KPSC है, जिस भी एरिया को टच कर रहा है वो इंशाल्लाह ताला आपको किसी न किसी हद तक आपकी नज़रों से गुजरा हुआ होना चाहिए। साफ ज़रा जो चीज़ आपने पढ़ी होगी तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी तो फिर आप तुक्का ही लगाएंगे। तो कोशिश इस पर यही होगी, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला तौफीकात में इजाफा फरमाए। जी प्लीज एक अनदर क्वेश्चन इज वन। जी पूछें। सर हम लोगों का जो FPSC में 20% पोर्शन इंग्लिश से आता है, उसमें सबसे डिफिकल्ट जो ऑप्शन वो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं। अभी हम ना FPSC की बात नहीं कर रहे, आप मेरी बात सुनिए, कवर तो नहीं कर सकते, मेरी बात लेकिन सुनिए। जब भी हम लोगों ने पेपर देखा है तो सिनोनिम और एंटोनिम में कोई 1-2 सवाल होते हैं जो हम लोगों ने पहले से देखे होते हैं, अक्सर ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं देखे होते और ना उनके हमें ट्रांसलेशन आ रही होती है। हालांकि मैं खुद BS इंग्लिश हूँ, अच्छा मेरी बात सुनिए, हमें भी बहुत डिफिकल्ट लग रहे होते हैं। तो सर इसका कोई ट्रिक है कि मेरी बात हम इंग्लिश पोर्शन की वोकैबुलरी कहाँ से और किस तरह तैयार करें? PPSC के पेपर में इंग्लिश नहीं होगी, ठीक है। होपफुली इस बार जो पेपर होगा 100% पेडागोजी का होगा, तो इसलिए आप इस बार इस पे फोकस करें। अगली दफ़ा जब FPSC की SSD की सीट्स आएंगी तो इंशाल्लाह ताला उसका भी कोई हल निकालेंगे फिर, ठीक है। सर आपकी कौन सी बुक्स हैं और वो फिर मैं बता दूंगा, वो मैं बता दूंगा, आगे जाके बता दूंगा। आज के सेशन के हवाले से सवाल करें। जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से बुक्स हैं, वो आपको ग्रुप में डिटेल मिल जाएगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है, PPSC के लिए एमपी लाजमी है? सीनियर हेड मिस्ट्रेस जो है ना ग्रेड 18 की सीट के लिए लाजमी है, 17 की सीट के लिए लाजमी नहीं है। और दूसरा सवाल क्या पूछ रही थी? सर मैं क्वेश्चन एक पूछ रही थी SST में